नीट परीक्षा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर अहम सुनवाई हो रही है। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा कि अगर परीक्षा में 0.001% की गड़बड़ी हो तो इसे बेहद संजीदगी के साथ लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्रों ने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। हम इस मेहनत को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है तो एनटीए को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होनी है। छात्रों की इतनी मेहनत करने के बाद अगर जरा सी भी गड़बड़ी रजिस्टर की गई है तो छात्रों का आंदोलन जायज है और इसे देखते हुए एनटीए को अपने डिसीजंस पे दोबारा से गौर करना चाहिए और इस परीक्षा के परिणाम जो आए हैं उन्हें रद्द कर देना चाहिए और नए सिरे से परीक्षा करानी चाहिए या फिर कोई और सरल उपाय निकालना चाहिए। परीक्षा की तैयारी में बच्चों की मेहनत जो है वो बेहद खास रही। नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं में 3 अहम मुद्दों पे इस वक्त सुनवाई चल रही है और पेपर लीक का इसमें आरोप भी है। साथ ही असामान्य तौर पर कुछ छात्रों को फुल मार्क्स के करीब नंबर मिलने की शिकायत भी की गई थी। इसके साथ ही ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पे भी सुनवाई अभी हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं पे सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया था। साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया पे रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 8 जुलाई को इस मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। अदालत ने केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा है। और चलिए 3 तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए एनटीए पर सवाल तो जाहिर सी बात है खड़े हो ही रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद देखिए उम्मीद की किरण जाहिर सी बात है हर किसी को दिखाई दे रही है और प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अपडेट तो जाहिर सी बात है आपने भी सुन लिया होगा। जो ब्रेकिंग इस वक्त हमने दिखाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई है एनटीए को। अब क्या हो सकता है इस मामले में आगे? जो रोष, जो प्रदर्शन, जो गुस्सा हमें देखा जा रहा है, जो सड़कों पर उतरे हैं छात्र, उसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई वो बेहद महत्वपूर्ण है अपनी टिप्पणियों के लिहाज से। अब तक कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी, आज सब पर अलग अलग सुनवाई भी हुई, लेकिन इस सुनवाई में जिस तरह की टिप्पणियां जजेस ने पास की हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। जजेस ने यहाँ तक कहा कि अगर इस पूरे सिस्टम में 0.001% भी गड़बड़ी है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। अब तक छात्रों की बात शायद बहुत ज्यादा अच्छे से सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस बार कोर्ट ने कहा है कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। छात्र बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और इसलिए उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तीसरी सख्त टिप्पणी ये भी कहा गया कि अगर इस तरह से फ्रॉड करके कुछ बच्चे अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो आप सोचिए कि आप देश को, दुनिया को किस तरह के डॉक्टर्स देने जा रहे हैं। भारत में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्थ की सिचुएशन कैसी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं। एनटीए को भी मोटा मोटी चेतावनी या फिर की एक सुझाव दिया गया है कि आप मामले को जिस तरह से देखते हैं उसे उसी तरह से स्वीकार करें। अगर गड़बड़ी है तो उसको स्वीकार करें और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करना शुरू करें। तो कुल मिलाकर जो आज की टिप्पणी है उससे कम से कम जो कोर्ट अभी तक जो छात्र रहे, जो पीड़ित रहे अभी तक, उनको जरूर थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और अब मैटर को 8 जुलाई के लिए फिर से तय किया गया है। 8 जुलाई को वो तमाम सारी पिटीशंस जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं उनकी सुनवाई एक साथ इस पर की जाएगी। और अब जब सुनवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं इससे छात्रों को एक उम्मीद रहेगी। कई छात्र, यूं कही कि अधिकतर छात्र ऐसे हैं जो कि री-नीट की बात कर रहे हैं, दोबारा एग्जाम करवाने की बात कर रहे हैं। तो क्या उनकी बात कोर्ट में आगे पहुंच पाएगी? क्या उन्हें जी मनीष, ये बताइए कि ये कहा गया था एनटीए की तरफ से कि जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो उनके ग्रेस मार्क्स जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे और उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। अगर वो चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं और नहीं चाहें तो ग्रेस मार्क्स वापस देकर जो ओरिजिनल मार्क्स है उनके साथ रह सकते हैं। इस पर आगे क्या हुआ?
देखिए, ये पिटीशन आज सुनवाई के लिए नहीं थी। जो सुनवाई के लिए आज पिटीशन थी वो ये कह रही थी कि नीट का एग्जाम दोबारा करवाया जाए, और ऐसे बहुत सारे छात्र जिनके सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई थी, उन्होंने सेंटर्स में रिपोर्ट किया था कि हमें पेपर लेट मिला है, उन्हें भी जो दोबारा नीट का एग्जाम होने जा रहा है, जिसपे कि 1563 छात्रों को मौका दिया गया है, जो कि वो छात्र हैं जो कि हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां अपील की थी कि हमें पेपर लेट मिला है, इसलिए हमारा दोबारा एग्जाम दिया जाए या फिर उसके कुछ मार्क्स दिए जाए। तो सिर्फ उन छात्रों को मौका ना मिले, बल्कि उन छात्रों को भी दोबारा नीट देने का एग्जाम का मौका मिले जिन्होंने अपने सेंटर्स पर ये कंप्लेन की थी कि उन्हें समय कम दिया गया है। आज की जो याचिका थी वो यही कहती थी कि सभी छात्रों जो कि जिन्होंने रिपोर्ट किया था लेट पेपर मिलने का, उनको दोबारा एग्जाम दिया जाए और साथ ही साथ नीट का दोबारा एग्जाम हो। तो ये 2 पिटीशंस थी, आज इनको सुना गया है। जो आप ग्रेस मार्क्स की बात कर रही हैं उस पर पहले ही सुनवाई हो चुकी है, और एनटीए ने खुद प्रपोजल दिया था कोर्ट को कि हम जितने भी 1563 छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनका हम दोबारा एग्जाम करवाने के लिए तैयार हैं। जो छात्र दोबारा एग्जाम देने के लिए बैठेंगे उनके पुराने मार्क्स, पुराना स्कोर कंसीडर नहीं किया जाएगा, और अगर कोई छात्र एग्जाम नहीं देना चाहता है दोबारा, तो उसके ग्रेस मार्क्स हटाकर जितने भी नंबर बनते हैं उन्हें उसी स्कोर के साथ आगे बढ़ना होगा, आगे काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जो लगातार पिटिशनर्स रहे हैं इस मामले में, ग्रेस मार्क्स वाले में, या फिर जो छात्र रहे हैं, उनका यही कहना है कि 1563 का जो नंबर है वो बहुत छोटा है। लगभग 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। बेहद ही संगीन मामला है ये मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इसी के साथ रुक करते हैं कुछ और खबरों का हिंद की सरहदों की तरफ। आंख उठाने वाले दुश्मनों पे प्रचंड प्रहार की अब तैयारी कर ली गई है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 156 नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड का निर्माण करने को कहा है। करीब 45,000 करोड़ के इस नए ऑर्डर से एयरफोर्स और आर्मी दोनों को नई ताकत मिलेगी। प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का नया बेड़ा रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन जाएगा। ये आसमान में रफ्तार के बादशाह हैं। इनकी फुर्ती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। युद्ध के मैदान में ये दुश्मन के काल बन जाते हैं। चीन और पाकिस्तान इसकी ताकत से घबराते हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड। हिंद की सेना का ये वो अचूक हथियार है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में दुश्मन पर घातक वार कर सकता है। सेना में शामिल होने के बाद से ही ये हेलीकॉप्टर सरहदों की सुरक्षा की कमान संभाल चुका है, और अब इस हेलीकॉप्टर का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर की डिमांड की है। करीब 45,000 करोड़ के इस रक्षा सौदे के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया गया है। इनमें से थल सेना को 90 हेलीकॉप्टर मिलेंगे, जबकि वायुसेना के बेड़े में 66 नए हेलीकॉप्टर्स जुड़ जाएंगे। माना जा रहा है कि इन 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। फिलहाल सेना में 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर सरहद पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 5 हेलीकॉप्टर थल सेना के पास हैं। पाकिस्तान सीमा के करीब प्रचंड का पहला स्क्वाड्रन तैनात है। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से आतंकियों और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मदद मिल रही है। नए हेलीकॉप्टर्स को 7 अलग अलग यूनिट में सीमा के करीब मौजूद पहाड़ियों पर तैनात किया जाएगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर में ऐसी कई खूबियां हैं जो इन्हें निगरानी और युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। इसकी लंबाई 51.1 फीट है। इसकी ऊंचाई 15.5 फीट है। हथियारों से लैस होने पर इनका वजन 5800 किलो होता है। इसमें 700 किलो के हथियार लोड हो सकते हैं। ये एक बार में 550 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। ये 3 घंटे 10 मिनट तक लगातार उड़ सकते हैं। इसकी रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ करने में भी सक्षम है। इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स हैं।
इन पर रॉकेट, मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। इसमें 20 mm की एक गन भी लगी है। प्रचंड हेलीकॉप्टर कॉम्बैट के साथ सर्च एंड रेस्क्यू में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन के खिलाफ भी बेहद कारगर हैं। भारत के पास फिलहाल प्रचंड के साथ साथ MI-17, MI-35 और अपाचे जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा मौजूद है, लेकिन अब नए प्रचंड हेलीकॉप्टर MI-35 हेलीकॉप्टर्स की जगह लेंगे। स्वदेशी तकनीक से बने प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के शामिल होने से आने वाले वक्त में भारतीय सेना को नई ताकत मिल जाएगी। ये हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाएंगे जिसे तोड़ने की कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है ताकि वक्त पर दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सकें। इसीलिए इंडियन नेवी स्पेन में प्रोजेक्ट 78I के तहत अत्याधुनिक उपकरणों का परीक्षण करने जा रही है। स्पेन की कंपनी नवंतिया के मुताबिक इस परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना 6 आधुनिक पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। समंदर में लगातार बढ़ रही है हिंदुस्तान की ताकत। कामयाबी की इबारत लिख रहा है भारत। हिंद महासागर में पड़ोसी देशों की मौजूदगी को देखते हुए भारत भी अपनी समुद्री ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। अब भारतीय नौसेना स्पेन में जाकर अपने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के लिए जरूरी उपकरणों का परीक्षण करने वाली है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को 6 आधुनिक पनडुब्बियां मिलेंगी। स्पेनिश कंपनी नवंटिया के चेयरमैन रिकार्डो डोमिगुएज गार्सिया बोक्वेरो ने बताया है कि स्पेन की सरकार और भारतीय नौसेना दोनों भारत के प्रोजेक्ट 75I को आगे बढ़ाने में काफी उत्सुक हैं और हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें तेजी से निर्यात मंजूरी देना, भारतीय सरकार के साथ एक व्यापक समझौता करना शामिल है। ठीक उसी तरह जैसे हाल ही में भारतीय कंपनी टाटा के साथ एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट विमान की डील में हुआ था। भारतीय नौसेना जून के आखिरी हफ्ते में स्पेन के कार्टाजेना स्थित नवंटिया के शिपयार्ड में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम का परीक्षण करेगी। नवंटिया के चेयरमैन ने बताया कि उनकी कंपनी और भारतीय पार्टनर L&T दोनों इस परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत 6 आधुनिक परंपरागत पनडुब्बियां खरीदना चाहता है जो AIP सिस्टम से लैस हों। इस सिस्टम की मदद से पनडुब्बियां पहले की जनरेशन की पनडुब्बियों के मुकाबले पानी के अंदर ज्यादा समय तक रह सकेंगी। L&T और नवंटिया के डील के अलावा जर्मन कंपनी थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम और मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड भी इस 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट में शामिल है। भारतीय नौसेना की इस परियोजना के लिए अपनी S80 नाम की पनडुब्बी का डिजाइन स्पेनिश कंपनी के सामने पेश किया है। ये वही S80 पनडुब्बी है जिसे स्पेन की नौसेना ने 2023 में शामिल किया था। स्पेनिश कंपनी का दावा है कि S80 डिजाइन की खास बात यह है कि ये बिना किसी बदलाव के ही भारतीय नौसेना की परियोजना 75I की लगभग सभी जरूरतों को पूरा कर लेती है। प्रोजेक्ट 70I की बात करें तो ये समंदर में दुश्मन की किसी भी गुस्ताखी का बिना देरी मुंहतोड़ जवाब देने वाला प्रोजेक्ट है। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगाने के मकसद से 1997 में प्रोजेक्ट 75 की नींव पड़ी थी। रक्षा मंत्रालय ने इसके तहत सबमरीन खरीदने की योजना को मंजूरी दी। अगले साल यानी 1998 में भारत ने फ्रांसीसी कंपनी DCNS से 4 स्कॉर्पियन क्लास की अटैक सबमरीन खरीद के लिए सौदे की शुरुआत की। 1999 में करगिल युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए प्रोजेक्ट 75 को औपचारिक आकार दिया। इसके तहत 2030 के आखिर तक 24 परंपरागत पनडुब्बी के निर्माण का लक्ष्य है। बाद में प्रोजेक्ट 75 के तहत देश में ही पनडुब्बियों के निर्माण की योजना शुरू की गई। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाले 6 परंपरागत स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन का लक्ष्य रखा गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत 18 परंपरागत और बाकी 6 न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना को जल्दी एक नए स्वदेशी विध्वंसक जहाज की ताकत मिलने जा रही है। विशाखापट्टनम क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत का समुद्री ट्रायल शुरू हो चुका है। सूरत डिस्ट्रॉयर में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे समंदर में योद्धा का ऑलराउंडर मानती हैं। इस डिस्ट्रॉयर को बराक 8 ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल से लैस किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले साल सूरत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। आ रहा है समंदर का नया सिकंदर। अभेद्य होगी हिंदुस्तान की समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना की ताकत को नई धार देने जल्द ही एक नए स्वदेशी विध्वंसक जहाज की एंट्री होने जा रही है। लहरों पर शौर्य और पराक्रम की मिसाल बनने के लिए तैयार है INS सूरत, जिसका समुद्री ट्रायल शुरू हो चुका है। विशाखापट्टनम क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत को अगले साल यानी 2025 में सेना में कमीशन कर लिया जाएगा। इस युद्धपोत के शामिल होने से नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। जानकारी के मुताबिक इसे देश के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम में तैनात किया जाएगा। नौसेना ने कोलकाता क्लास विध्वंसकों को अपग्रेड कर उसका नाम विशाखापट्टनम क्लास विध्वंसक कर दिया है। इस जहाज का वजन 7400 टन है। इसकी लंबाई 163 मीटर और गति करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। एक बार में 7400 किलोमीटर की यात्रा ये जहाज कर सकता है। डिस्ट्रॉयर सूरत करीब 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। दुश्मन लहरों पर हो या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के इस जाबाज जहाज की निगाहों से बच नहीं सकता। देसी स्टील गाइडेड डिस्ट्रॉयर सूरत के पास ऐसी ताकत और खासियतें हैं जो उसे लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाती हैं। ये युद्धपोत बेहतर स्टील फीचर्स, हाईटेक हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। INS सूरत पर बराक 8 ब्रह्मोस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, तोप समेत कई अत्याधुनिक हथियारों के लगाए जाने की जानकारी है। इसमें एंटी एयर वारफेयर के लिए 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स तैनात हो सकती हैं और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 533 मिलीमीटर की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स या फिर 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जा सकते हैं। INS सूरत प्रोजेक्ट 15 ब्रावो क्लास या 15B क्लास के तहत बना चौथा विध्वंसक जहाज है। इसमें 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए हैं। इस कैटेगरी का पहला जहाज INS विशाखापट्टनम, दूसरा INS मोरमुगांव और तीसरा INS इम्फाल पहले ही नौसेना में कमीशन किए जा चुके हैं। INS सूरत इस सीरीज का आखिरी विध्वंसक जहाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जुड़ा एक वायरल वीडियो दिखा देते हैं, जिसमें वो हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे के बाद मौके पर पहुंचने के लिए एक बाइक का सहारा लेते देखे जा सकते हैं। रंगापानी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद हादसे की गंभीरता को देखते हुए रेल मंत्री बाइक पर सवार होकर घटनास्थल पर जा रहे हैं। देखिए जरा। बाइक पर सवार रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद मौके पर जल्द से जल्द जाने की ये एक तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रंगापानी स्टेशन के पास 2 रेलगाड़ियों की टक्कर हुई, जिसके बाद सूरत हाल को समझने के लिए रेल मंत्री ने प्रशासनिक तामझाम को एक तरफ कर बाइक पर सवार होना ही वक्त की जरूरत समझा। हालांकि उन्होंने घटनास्थल पर जाने से पहले ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया।
इस दुखद हादसे से जुड़ी वास्तविक जानकारी को समझने के लिए रेल मंत्री वैष्णव का बाइक पर सवार होकर हादसा स्थल पर जाना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। तो वहीं मंत्री जी का ये तुरंत एक्शन बुरे वक्त की नजाकत को बखूबी दर्शाता भी नजर आ रहा है, जिसपे रेल मंत्री ने मौके पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बाइक का सहारा लेने से भी परहेज नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब इस हादसे की भी बात कर लेते हैं। कल ये हादसा सुर्खियों में रहा। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे का शिकार हुई। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे के बाद ट्रेन पटरी पे अब लौटने लगी है। कई घंटों की मरम्मत कार्य के बाद बाधित रेल रूट पे फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। हादसे में घायल और पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में चेक भी प्रदान किया गया। घटनास्थल पहुंच के रेल मंत्री ने हादसे पे पूरी जानकारी ली। पटरी पर चलने लगी है ट्रेन। फिर से बहाल हुई ट्रेन सेवा। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे के बाद पटरी पर दौड़ती ये पहली मालगाड़ी है, जिसे रेलवे ट्रैक से रवाना कर दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों, स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव टीम कई घंटों से बाधित रेलवे ट्रैक के मरम्मत के काम में लगी थी। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेल रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। पटरियों को दुरुस्त करने का काम पूरी रात चलता रहा। एक साइड का रेलवे ट्रैक ठीक करने के बाद दूसरे ट्रैक को तेजी से ठीक किया जा रहा है। दूसरी तरफ घायलों से केंद्रीय मंत्रियों के मिलने का सिलसिला जारी है। पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। उसके बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी घायलों से मिलने पहुंचे। साइट पे गया था, साइट देख के आया, फिर अभी पेशेंट से सभी से मिला। डॉक्टर्स ने, रेलवे के स्टाफ ने, जिले के प्रशासन के स्टाफ ने, सब ने मिलके, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, सब ने मिलके और गांव के लोगों ने भी, सब ने मिलके बहुत तुरंत रेस्क्यू का काम किया है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार मुआवजे की घोषणा की है। सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती घायलों को रेलवे ने मुआवजे का चेक सौंपा। सोमवार की सुबह करीब 9 बजे न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हुआ था, जहां एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी। सिलीगुड़ी से राजेश शाह और ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के चारों कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर के चारों द्वार खुलते ही आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें, कोरोना काल में जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार में 3 बंद कर दिए गए थे। तो भक्तों को अब 7 जुलाई से शुरू होने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बेसब्री के साथ इंतजार है। आस्था और भक्ति का ये भव्य नजारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का है, जहां भगवान जगन्नाथ की भक्ति में ये महिलाएं सराबोर नजर आ रही हैं। ढोल, मंजीरे और तालियों की थाप ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है। हर तरफ भगवान जगन्नाथ की भक्ति की गूंज सुनाई पड़ रही है। हर कोई भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। भीड़ तो थोड़ा ज्यादा है अंदर, लेकिन ये भी सोच सकते हैं कि छुट्टी का दिन चल रहा है, अभी एक्सटेंडेड वीकेंड चल रहा था, हॉलीडे चल रहा था, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज भी छुट्टी है, तो इसीलिए ज्यादा भीड़ आगे बाहर से भी और लोकल लोग दिन में। आस्था का ये महासैलाब और भक्तों का अपने भगवान के प्रति जबरदस्त उत्साह ये बता रहा है कि वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका उन्हें कई सालों से इंतजार था। अब मंदिर के चारों दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से भक्तों में खुशी की लहर है और भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर में आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब जब गवर्नमेंट बोल चुका है कि 4 द्वार में एंट्री होगा, तो सब लोग पूरा माहौल बन चुका है कि एंट्री तो 4 द्वार होगा,
ऐसे ही ज्यादा लोग आ रहे हैं और ज्यादा भी भीड़ हो रहा है। भीड़ तो 3-4 दिन जब से 4 द्वार खुला है तब से लोग पूरा आता जाता रहता है, बहुत भीड़ होता है। जहां एक ओर भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों कपाट खोल दिए गए हैं, तो वहीं अब भक्तों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भी बेसब्री से इंतजार है। भगवान जगन्नाथपुरी की भव्य रथ यात्रा का 4 जुलाई से शुभारंभ होगा। पुरी से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात प्रचंड गर्मी की। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में हीट वेव और तापमान में बढ़ोतरी ने लोगों का जीना मुहाल किया है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं। कूलर, पंखे फेल होने के बाद अब एसी भी कभी कभी इस प्रचंड गर्मी के आगे हार मान रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी से राहत बारिश ही लाएगी। राहत की खबर इसमें यह है कि दिल्ली में आने वाले 2 दिन में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और 20 जून के बाद लोगों को अच्छी बारिश की भी उम्मीद है। वहीं चंडीगढ़ में बात की जाए तो गर्मी के कारण लोग काफी परेशान हैं। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है, जो कि सामान्य से लगभग 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं दक्षिण भारत में मानसून की बहार है। गोवा में मानसून से भारी बारिश हो रही है, तो मध्य प्रदेश में प्री मानसून की बारिश हो रही है। गुजरात तक मानसून पहुंच चुका है। उम्मीद है जल्द ही दिल्ली को भी बारिश से राहत मिलेगी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। सुबह के वक्त ही पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है, जो दोपहर होते होते 45 के ऊपर चला जा रहा है। और 45 के ऊपर ये पारा पिछले 1-2 दिन से नहीं बल्कि 1 महीने से बना हुआ है, जो कि सामान्य से तकरीबन 6 डिग्री ज्यादा है। और मिनिमम टेम्परेचर भी 33 से 34 डिग्री, जो कि सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। पिछले 1 महीने से यही मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, ताकि लोग समझें और जरूरत ना हो तो घरों से न निकलें। इस वक्त आप देखिए इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर हम मौजूद हैं। आमतौर पर यहाँ पर पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है, लेकिन आप देखिए चंद लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि धूप की वजह से यहाँ पर लोग बेहद कम पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है गर्मी इस तरीके से पड़ रही है कि सुबह होते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे सीधे दोपहर हो गई हो। दिन तो निकला ही नहीं, सुबह का वक्त तो आया ही नहीं, क्योंकि सीधे धूप इतनी तेज पड़ रही है। आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं चारों तरफ कि ये वो मैदान है, ये वो ग्राउंड है इंडिया गेट के पास के, जो हमेशा भरे रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ही पर्यटक नजर आएंगे जो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कहीं भी अगर आप राजधानी दिल्ली में जाएं, एनसीआर के इलाकों में जाएं, तो दिन के वक्त में वही लोग सड़क पे नजर आ रहे हैं जिन्हें बेहद जरूरी काम है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था 19 तारीख यानी बुधवार के लिए, लेकिन उम्मीद ये है कि गुरुवार से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इस तपती गर्मी से राहत तब तक मिलने की उम्मीद नहीं है पूरी तरह, जब तक कि मानसून नहीं पहुंच जाता। कैमरामैन मृदुल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। मैदानी इलाकों में ही नहीं, पहाड़ी राज्यों में भी सामान्य से ज्यादा तापमान बना है। ऐसे में भीषण गर्मी में लोगों को मानसून का इंतजार है, लेकिन सबका सवाल यही है कि राहत कब मिलेगी। इन्हीं सभी मुद्दों पे हमारी संवाददाता मनीषा लड्ढा ने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन से बात की। मानसून का एडवांस की अगर बात करें तो हम काफी दिन से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये आगे का जो बढ़ने का संभावना है, महाराष्ट्र और गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल का कुछ हिस्सा, झारखंड का कुछ हिस्सा और बिहार, मतलब आपका साउथ में भी थोड़ा बढ़ेगा, ईस्ट में भी थोड़ा बढ़ने का संभावना दिखाई दे रहा है अगले 4 से 5 दिन में। और इसी के साथ मानसून को जहां तक आया है, वहां पर जो जिस एरिया में आ चुकी है उसमें नॉर्थ ईस्ट में आपका एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ऐसी बारिश इस जगह में अगले 4 से 5 दिन तक जारी रहेगी, जिसके चलते हमने रेड अलर्ट इधर इशू किए हैं। कौन से ऐसे राज्य जहां मानसून कमजोर पड़ता दिख रहा है? मानसून का कमजोरी का इस समय ऐसे नहीं बोला जाता है, क्योंकि मानसून एक ऐसा फिनोमिनन है, एक सर्ज में आता है। और अभी का जो स्थिति है आपका नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हमने बताया कि
मॉनसून काफी एक्टिव तरीके से चल रहा है। पेनिनसुलर इंडिया में भी हमारा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका बारिश यहाँ भी भारी वर्षा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहां पर मॉनसून एडवांस का लाइन है वहां तक आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के एसोसिएटेड 7-8 सेंटीमीटर यानी भारी वर्षा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मॉनसून अभी जब तक पूरा देश नहीं कवर होता हम ब्रेक या एक्टिव कंडीशन नहीं कह सकते हैं। तो अभी हमारा मॉनसून का जैसे ही स्थिति बनेगा कि ईस्टर्ली थोड़ा पेनिट्रेट करने लगेगा, तो इमीडिएटली ईस्ट से हमारा मॉनसून, साउथ ईस्ट और ईस्ट से हमारा मॉनसून का बढ़ने का संभावना है। दिल्ली को इसलिए रेड अलर्ट में रखा है क्योंकि दिल्ली में सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर ही हाई नहीं है, जैसे आपको पता है, आपने जैसे बताया कि हीट वेव का स्थिति चल रहा है, वार्म नाइट का भी स्थिति चल रही है, यानी कि रात का टेम्परेचर भी नॉर्मल से काफी बढ़ी हुई है, 4.5 डिग्री से ऊपर तक का बढ़ी हुई है। इसके इम्पैक्ट इस तरह से आती है कि सुबह जल्दी आपका जो गर्मी का महसूस होने लगते हैं, प्लस प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस का हमारा जो रात के समय जो बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलता है वो अभी नहीं होता है। यही सब। और तीसरी जो चीज है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, तीसरी है हमारा लू विंड्स बह रही है जो आपका 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने रेड अलर्ट इशू किए हैं दिल्ली के लिए 2 दिन के लिए। उसके बाद से हम वार्निंग कम कर रहे हैं। जो हमने बताया 2 दिन के बाद से थोड़ा डिक्रीज होने की संभावना है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए है, जो पहले पंजाब हरियाणा को थोड़ा करने शुरू करेगा कल से ही, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आ रही है। पर अरेबियन सी से मॉइस्चर आएगा तो जिसके चलते थोड़ा टेम्परेचर घटने की उम्मीद है। ये परसों और उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, मगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मानसून रेन नहीं है, ये प्री मानसून रेन है। चलिए अमेरिका लिए चलते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस से आई प्रचंड गर्मी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लॉस एंजलिस में इन दिनों प्रचंड गर्मी से लोग त्रस्त हैं। लॉस एंजलिस काउंटी में पिछले कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है। जंगल की आग में अब तक 14,000 एकड़ से ज्यादा प्राकृतिक संपदा जलकर राख हो गई। इस आग पर काबू पाने के लिए लॉस एंजलिस प्रशासन मुस्तैद है। हेलीकॉप्टर से पानी भरकर जंगलों में डाला जा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही आग पर काबू कर लिया जाएगा। I'm well. Good morning. और अब आपको योग की शानदार तस्वीर दिखाते हैं। 21 जून को योग दिवस है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हुई। आगरा में तो एक शख्स खास तरह से योग करते दिखे। स्विमिंग पूल जहां लोगों को तैरते देखा होगा, वहां योगा करना हैरत की बात नहीं है। जानकारों का मानना है कि पानी में यानी पूल में योग करने से जोड़ों के दर्द को कम किया जा सकता है और पानी में योग करने से लचीलेपन और ताकत में भी सुधार करने में मदद मिलती है। इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कई बातें। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।